हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 3 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 3 तक चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले लेसन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर या चैप्टर नंबर हमारा 4 रहेगा। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे मानचित्र के बारे में। सिर्फ मानचित्र की यहाँ पे बेसिक नॉलेज दी गई है, तो सारे चैप्टर पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी डिस्कस ही कर लेते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, जो भी है हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे सारे चैप्टर को, ताकि हमारा कोई भी चैप्टर छूटे नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में स्टडीज की थी। कौन सी मकर रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था ग्लोब में। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। यानी कि जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो उसके लिए जो ग्लोब है वो तो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, यानी कि जब हम पृथ्वी के सिर्फ 1 पार्ट का अध्ययन हमें करना हो, तो जैसे अपने देश का, अपने राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इम्पोर्टेंट है, मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, यानी कि कठिन है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्य को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तब क्या बन जाता है? एक एटलस बन जाता है जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। जो एटलस होता है वो विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मानचित्रों से अगर बात करें एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मानचित्र में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ग्लोब में हमें उतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती। जब पूरे विश्व के बारे में जानना हो तो ग्लोब आवश्यक है। जब अपने देश, अपने राज्य के बारे में जानना है, जिले के बारे में जानना है, गांव के बारे में जानना है, तो मानचित्र इम्पोर्टेंट होता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र के टाइप देखते हैं कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। सबसे पहला मानचित्र आता है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम किस नाम से जानते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौतिक मानचित्र में पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को दर्शाने वाले जो भी मानचित्र होते हैं वो भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र के नाम से जाने जाते हैं। और सेकंड में आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र या फिर पॉलिटिकल मैप जो होते हैं उसके अंदर हम राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। चलिए अगला जो मानचित्र है 3rd नंबर पे हमारा थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को हम
किस नाम से जानते हैं, उसे हम थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखना है आप लोगों को। थीमेटिक में कौन कौन से आते हैं, जिसमें हम सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन हो गया, उद्योगों आदि को दर्शाने वाली जो मानचित्र होते हैं उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका नामांकन भी किया जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसे याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के 3 घटक है। मानचित्र के कितने घटक है? 3 घटक है। फर्स्ट पे दूरी आ जाएगा, सेकंड पे दिशा है और थर्ड पे प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक है? 3 घटक है। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। ये याद रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। चलिए दूरी को डिस्कस करते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर हम दर्शाते हैं। जो मानचित्र होता है पूरे जो विश्व हो गया उसके जो भाग होते हैं उसे हम एक छोटे से कागज पर दर्शाते हैं, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जो मानचित्र होते हैं हमारे छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में कितना दर्शाया? 2 सेंटीमीटर की दूरी को व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शाता है। तो आपके रेखा चित्र का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसे आपको याद रखना है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 5 किलोमीटर के बराबर होता है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की जो दूरी है उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर कितना दर्शाएगा? 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार के जो मानचित्र है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, अगर बड़े पैमाने वाली जो मानचित्र है उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी और जो छोटे पैमाने वाली जो मानचित्र होते हैं उसे हमें कम जानकारी प्राप्त होती है। चलिए दिशा के बारे में डिस्कस करते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ये जो तीर का निशान है बना हुआ आपका, जिसके ऊपर अक्सर उत्तर लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये किसको दर्शाता है? ये उत्तर रेखा को दर्शाता है या उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसे वो क्या कहते हैं? इसे हम उत्तर रेखा के नाम से जानते हैं, उत्तर दिशा के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, जब हमें उत्तर का ज्ञान हो जाएगा तो हम पूर्व का है, पश्चिम का है, दक्षिण का है आदि की जानकारी भी आसानी से हो जाती है। 4 मुख्य दिशाओं कौन कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। अगर 4 हम दिशाओं की बात करें जो मेन होती है, हमारी 4 दिशाएं मेन कौन कौन सी होती है? नंबर 1 उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। 4 दिशाएं होती है हमारी। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रधान दिग्बिंदु के नाम से भी जानते हैं। बीच की 4 दिशाएं जो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। ये जो आपको बीच की रेखाएं दिख रही है ये वाली, ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व
आदि ये जो रेखाएं हैं 4 आपको दिखाई गई है, इसके द्वारा हम किसी भी स्थान की स्थिति का आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्थान जो है किस स्थिति पर स्थित है या कितनी दूरी पर स्थित है। यानी कि दिशाओं का ज्ञान होता है मानचित्र के माध्यम से। हम दिशाओं का या डायरेक्शन का मानचित्र के माध्यम से अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी जगह जो है वो किस जगह पे किस डायरेक्शन में स्थित है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा आदि बताई गई है। चले हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट, दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है आसानी से। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। ये क्या है? ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है कि कौन सी दिशा, कौन सी डायरेक्शन हमारी किस साइड पड़ेगी। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिक्सूचक की सुई की दिशा कहाँ पे होती है? वो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है हमेशा। जैसे ये दिखाया जाए, इसकी जो सुई की दिशा कहाँ है? उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। चलिए प्रतीक के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रतीक ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। कौन सा है? तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीकों के माध्यम से क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि प्रतीकों के माध्यम से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं भी जानते तब आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप क्या करेंगे? इन जो चिन्ह की मदद, इन जो साइन की जो मदद होती है, इनकी सहायता से आप जो डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं आसानी से। ये मानचित्र जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है सभी को आसानी से समझ में आ जाती है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। ये कौन से प्रतीक कहे जाते हैं? ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। इसे हम ऋण प्रतीक भी कहते हैं। जैसे रेलवे लाइन की जो बड़ी लाइन है किस तरीके से दिखाई गई? इस प्रकार से दिखाई गई है। मीटर और लाइन को किस तरीके से? इस तरीके से मीटर लाइन को दिखाया गया है। और रेलवे स्टेशन को इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये हमारे ऋण प्रतीक है या फिर प्रतीक आदि बनाए जाते हैं। और सड़कें, पक्की सड़कें इस तरीके से साइन बने होते हैं और कच्ची सड़कों के इस प्रकार के साइन बने होते हैं। तो ये अलग अलग चीजों के बारे में आपको बताया जिससे आप डायरेक्शन का पता लगा सके इजिली। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल हमेशा जलाशयों के लिए होता है। नीले रंग का उपयोग किस लिए होता है? नीले रंग का उपयोग हमेशा जलाशय के लिए होता है। और भूरा रंग किस लिए होता है? भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है। अगर भूरा रंग हमें दिखाई देगा कहीं पर तो वो किस स्थिति को बताएगा? वो पर्वत की स्थिति को बताएगा। पीला रंग पठार को दर्शाता है। पीला रंग किसको दर्शाता है? पठार को दर्शाता है। और हरा रंग किसको दर्शाता है? मैदानों को दर्शाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए रेखा चित्र के बारे में डिस्कस करते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेखा चित्र या फिर मानचित्र कहते हैं। चलिए खाका के बारे में डिस्कस कर देते हैं। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? हमारा खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है
लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम किसका नाम देते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। यहाँ पे हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी का लेसन पूरा फिनिश हो गया है। अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताने की कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, अभी हमने बुक में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का जो इस्तेमाल है किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशय को दिखाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा है पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक होता है? मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक होता है। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 क्लास 6 का ज्योग्राफी का पूरा फिनिश हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।